हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को पता चल गया होगा, एग्जाम ने अपनी औकात दिखा दिया है। फाइनली मैं आज आपको बात करने वाला हूं मेरे दोस्त। याद रखिएगा कि आप लोगों को जो बताया गया है कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का 5-5 मार्क्स का पूछा जाए। कुछ भी हो सकता है, जैकपॉट है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। पता है क्या हुआ है कल इंग्लिश का पेपर में? आर्ट्स वाले पेपर को दे दिया है कॉमर्स और साइंस, और कॉमर्स और साइंस वाले पेपर को दे दिया है आर्ट्स वाले को। यही हुआ है सबसे बड़ी गलती। आप पेपर देखेंगे तो आपको आज पता चलेगा, जो आपके घर के आसपास में होंगे उनके पेपर एक बार आप देख लीजिएगा इंग्लिश स्कोर का। फाइनली मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे मेरे भाई। याद रखिएगा कि क्लास में ही जैसे हमारे याद हो जाए, क्योंकि रट्टा लगाने का समय नहीं है, और ना रट्टा लगाने का समय है, ना याद करने का समय, और मेरे पास कुछ भी समय नहीं है। मेरे तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली टपकने वाला होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वीडियो के बीच में स्किप कर देंगे तो वो आपकी गलती है, आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, आपका मोबाइल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्लास को बेहतरीन तरीके से देखते हैं, जो मैं बेहतरीन तरीके से स्टोरी के माध्यम से जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यकीन मानिए कि आपको सारा चीज समझ में आ जाएगी। तो ये आप लोगों का 9 फरवरी को जो होने वाला है, आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पहला क्लास होगी। ये हम लोग का पहला क्लास है, ठीक है। इसी तरह से सब्जेक्टिव का मैं भरपूर क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे भाई। मैं ऑलरेडी आप लोगों का ना, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। एक बार आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। एक बार आप लोग देखिए कि किस तरह से मैंने आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप YouTube को ओपन करेंगे। YouTube को ओपन करते ही आपके सामने आएगी एक क्लास। मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन और फीचर लेखन और संचार लेखन, कुछ भी हो, आपके पेपर में 5-5 मार्क्स का आएगा। निबंध लेखन का भी 5 मार्क्स आएगा, पत्र लेखन का भी 5 मार्क्स आएगा, और फीचर लेखन, जनसंचार, संचार, कक्कार किसे कहते हैं, कक्कार के कितने प्रकार होती है, ये सब के बारे में आपका 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स निबंध, 5 मार्क्स पत्र लेखन, 5 मार्क्स आपका आएगा कक्कार किसे कहते हैं। और एक 5 मार्क्स का क्या आएगा पता है मेरे भाई? जो आज तक हमें लग रहा है कि यूट्यूब में सही तरीके से कोई नहीं बताता है, वह है संप्रेषण। ये पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, संप्रेषण किसे कहते हैं। 2-3 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उसके बारे में संप्रेषण करेंगे, निकलने के लिए आएगा। आपका आएगा व्याख्या करना होगा, प्रेषण करना होगा, इस सब के बारे में आएगी। तो आप चाहते हैं कि हमारे हाथों से 20 मार्क्स छूट जाए, तो बिल्कुल आप लोग छूटने दीजिए। अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं छूटना नहीं चाहिए, तो मैं लेक्चर नंबर 1 यहाँ जो प्रोवाइड किया ना पत्र लेखन का, तबड़तोड़ क्लास दिया हूं मेरे भाई। मैराथन क्लास है यहाँ पे, आधा घंटे का जो क्लास है ना, तबड़तोड़ क्लास भी है। एक बार जाकर आप लोग इजीली से इस पत्र लेखन को देखिएगा। इसी के बाद, इस सब्जेक्टिव क्लास के बाद में अपने तरफ से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। किसके बारे में? तो बता दूं आप लोगों का निबंध लेखन के बारे में। 7-8 निबंध लेखन में तैयार किया हूं, प्रेजेंट टाइम में कौन सी घटना घट रही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जो संप्रेषण है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आती है कि बनारस में वसंत का आगमन। एक स्टूडेंट्स पूछ रहे थे आज ही के मॉर्निंग के स्टूडेंट वीडियो में प्रोवाइड किया था। एक स्टूडेंट ने पूछ रहे थे कि सर बनारस में बसंत आया, लेकिन लेखक को कैसे पता चला कि सर बसंत आया था? समझिएगा, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, समझिएगा, समझते रहिएगा। स्किप करेंगे फिर रोएंगे मेरे भाई, फिर आप एग्जाम देकर लौटेंगे, फिर कहेंगे कुछ नहीं बताया, ठीक है। मैं जोखिम उठाकर आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, पेन हो रही है, फिर भी मैं नहीं चाह रहा हूं कि क्लास बीच में रुक जाए। याद रखिएगा, बनारस, अगर आपसे पूछा जाए कि बसंत का आगमन किस शहर में होती है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने पटना, बनारस, लद्दाख, भोपाल, तो आपको बताना होगा बनारस में, याद रखिएगा, बसंत का आगमन हुई है। पॉइंट नंबर 1, कोशिश कीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट लिखने का। क्या लिखना है? पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। बनारस शहर में वसंत का आगमन जो होती है ना, अचानक होती है, किसी को पता नहीं चलता है। पॉइंट नंबर 2, उस समय लहरतासा या मुडवाडी की ओर से धूल का एक बाउंडर उठता है। कहां से सर? याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि धूल का बाउंडर कहां से उठती है, तो बताएंगे सर लहरातास। कहां पे? लहरातास और मडवाडी, ठीक है। धूल का एक बाउंडर उठता है और पूरे शहर का वातावरण धूल की किरकिरीट से भर जाती है। धूल वैसे याद रखिएगा, धूल की किरकिरीट से पूरी तरह से वह शहर भर जाती है।
पॉइंट 3, जैसा मैं बोल रहा हूं पहले बनारस में वसंत का आगमन अचानक होती है। पॉइंट नंबर 2 में कि उस समय लहरतास या मडवाडी की ओर से धूल का एक बाउंडर उठती है और पूरे शहर पूरा शहर का वातावरण धूल कणों से पूरी तरह से भर जाती है। पॉइंट 3, जनजीवन में नया उल्लास छा जाती है। जनजीवन में जब हमारे वसंत का आगमन होती है, हमारे जनजीवन में एक नया उल्लास छा जाती है, भावनाओं का अंकुरण होने लगता है। जो हमारी भावनाएं होती है उसका अंकुरण होने लगता है। अंकुरण का मतलब जैसे हम लोग बीज रोपते हैं तो उसका अंकुरण निकलती है ना, ठीक इसी तरह से भावनाओं का एक अंकुरण आ जाती है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, दशा मेघ का घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है। जो दशा मेघ का घाट का आखिरी जो पत्थर होती है वो भी बसंत के आगमन के लिए इंतजार करते हैं और जैसे ही बसंत का आगमन हो जाती है वह पत्थर बिल्कुल मुलायम सा हो जाती है। बंदरों की आंखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है। सर नमी क्यों आती है? अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि बंदरों के बसंत का आगमन, बनारस शहर में बसंत के आगमन से बंदरों की आंखों में नमी आ जाती है, क्यों? तो देखिए बसंत के आगमन से जब बंदरों की आंखें में नमी होती है तो इसका एक ही कारण है कि बसंत ऋतु में क्या होती है कि लोग गंगा तट के किनारे जाकर शाम के समय बैठने की कोशिश करते हैं और जब बैठने की कोशिश करेंगे मनुष्य यानी लोग बैठेंगे तो वहां पे बंदर को रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बंदरों को अब लगने लगा कि वसंत ऋतु आ रही है, शाम के समय सारा व्यक्ति घूमने आएंगे, हम लोगों को यहां से भगा देंगे। इस कारण से उनकी आंखों पर नमी आ गई थी। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वहां पे भिखारी का कटोरा किस तरह का था तो बताएंगे सर बसंत आते ही भिखारी का जो कटोरी थी ना वो चमकीला टाइप का चमक रहा था। ठीक है, समझिएगा। भिखारी के खाली कटोरे में भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है, अर्थात दिनहीन लोग भी उल्लासित हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपको पेपर में छपेगा, याद रखिएगा मेरे भाई। बनारस में वसंत का आगमन अचानक कैसे हुई है मैंने आपको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया। वीडियो को स्किप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। कवि ने स्वयं को लाचार, कमजोर, धोखेबाज क्यों कहा? कवि ने कहा कि लाचार, कमजोर, धोखेबाज क्यों कहा खुद को? समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है मेरे भाई, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि हाथ फैलाने वाला या तो वास्तव में विवश होता है, जो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, दे दो मेरे भाई, कुछ दे दो, इस तरह से जो करते हैं ना, वही कह रहा है कवि। क्या कहता है समझिएगा। कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि हाथ फैलाने वाला व्यक्ति या हाथ फैलाने वाला वास्तव में विवश होता है। विवश होता है मतलब लाचार होती है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। या तो धोखे से लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठने वाला होता है, या तो वह बेबस है, पूरी तरह से लाचार है, उसको सपोर्ट करने वाले जिंदगी में कोई नहीं है, पहला कारण। दूसरी कारण यह हो सकता है कि या तो वह दूसरे को धोखे की तरफ से ले जाकर उसको पैसा ऐंठने की काम करती है। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। यदि वह वास्तव में मजदूर होता, अगर वह वास्तव में मजदूर होते तो वह स्वयं को लाचार बताते हुए मदद मांगता। अगर वह मजदूर होते और कहता कि मैं मजदूर हूं मेरे भाई, तो वह लाचार बताते हुए, मेरे भाई मेरे घर में बेटी की शादी है और मैं लेबर का काम करता हूं, मैं लेबर हूं, मजदूरगिरी करता हूं और 3 लाख रुपए का डिमांड क्या है तो मैं नहीं दे पा रहा हूं, इस कारण से मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो वह इस तरह से ईमानदारी पूर्वक आपसे हाथ फैलाकर मांगेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऐंठने वाले होंगे वो घुमा फिराकर आपसे बात करेगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बात है। यदि वह भला चंगा होते, अगर वह तंदुरुस्त होता, अगर वह शरीर से तंदुरुस्त होते मेरे भाई, तो कहता है क्या, अगर वह भला चंगा होते हुए भी हाथ फैलाता तो वह मेहनत से जी चुराने वाला कमजोर और धोखेबाज होता। वह मेहनत से जी चुराने वाला और कमजोर धोखेबाज होता। अगर वह पूरा भला चंगा मतलब पूरा तंदुरुस्त है तो वह काम करने से, जिसे हम लोग बोलते हैं ना देहाती लैंग्वेज में कोढ़ियापन, तो वही कोढ़ियापन उसके अंदर में आ जाती है। तो 2 क्वेश्चन मैं अभी तक बताया हूं। कवि ने स्वयं को लाचार बेबस क्यों कहा, या तो बसंत के आगमन से क्या प्रभाव पड़ी, यह भी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि बहुत लॉन्ग है सर, इसको हम लोग कैसे करेंगे मेरे भाई? अगर 3 मार्क्स का आएगा तो छोटा लिखना है, 5 मार्क्स का आएगा तो आपको पूरा लिखना होगा। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, समझिएगा। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार रहा? लेखक का, आपसे पूछेंगे लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव, पहला एक्सपीरियंस कैसे रहा, समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, लेखक जब सेवाग्राम गया, जो लेखक था जब वह सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी भी सेवाग्राम नहीं है। जब लेखक सेवाग्राम जा रहे थे तो उसे रास्ते में पता चला कि गांधी जी भी जो है ना वह सेवाग्राम में ही स्थित है और प्रतिदिन वे घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से जाते हैं। और गांधी जी प्रतिदिन घूमने के लिए लेखक के जो भाई होता है
वो भाई का यहाँ विवरण नहीं किया, छोटा भाई है ना बड़ा है, भाई के कमरे क्वार्टर जिसे हम लोग बोलते हैं जहाँ पे रहते हैं, क्वार्टर जो थे उसके आसपास से गुजरते हैं। पॉइंट 2, लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजे 7 बजे का इंतजार करने लगा। लेखक जो थे वो भी आप सोचने लगे मैं जल्दी सुबह को उठूंगा, महात्मा गांधी हमारे भाई के क्वार्टर के सामने से आकर टहलेंगे और हमसे भेंट हो जाएगी। ठीक वही सोच रहे थे। लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजे का इंतजार करने लगा, क्योंकि गांधी जी ठीक 7 बजे वहां से जा रहे थे। समझ में आ गया होगा, यहां से जा रहे थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लगाकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। फाटक लगाकर ठीक 7 बजे गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। उन पर पड़ते ही उन पर नजर, यहाँ पे नजर होगा, नजर उन पर नजर पड़ते ही लेखक प्रसन्न हो उठा। उन पर नजर पड़ते ही, अब जैसे मैंने मान लेते कि मुझे गांधी जी से मिलना है और मुझे वो व्यक्ति दिख गया तो मैं मेरा पूरा खुशी से गदगद हो जाऊंगा। क्या मेरे भाई, गदगद हो जाऊंगा मैं। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा उन्हें चित्रों में देखा था, और जिस तरह से लेखक ने गांधी जी को देखा था ठीक उसी तरह से वो लग रहे थे प्रेजेंट टाइम में भी, जो वर्तमान में जो हम अपने आंखों से देख रहे थे। यहां तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी लेखक को परिचित सी लगी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। लेखक और उसके भाई बलराज दोनों थोड़ी ही देर में गांधी जी के साथ जा मिले। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि बलराज ने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाया। बलराज जो उसका लेखक का भाई था, तो लेखक का भाई जो था बलराज जो अपने भाई को लेकर चले गए गांधी जी के पास और उनका परिचय उनसे करवाए हैं। लेखक कभी आसपास देखता है, कभी नजर नीचे किए जमीन की ओर गांधी जी की धूल भरी चप्पलों को देखता है। कभी नजर देखते हैं हम लोग, कभी किसी के साथ अचानक मिलते तो कभी हम लोग ऊपर देखते हैं, कभी उसको मुंह देखते हैं, कभी उसको पैर देखते हैं, तो वही लेखक देखते रह गया। आते हैं सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे कि लेखक ने रावलपिंडी के बारे में पूछा। लेखक ने महात्मा गांधी से पूछा, रावलपिंडी के बारे में पूछा। गांधी जी की भी यादें ताजी हो गई और गांधी जी की भी यादें ताजे हो गई। अरे भाई, हम लोग रावलपिंडी में मिले थे, अच्छा, गांधी जी की भी यादें अब ताजी होने लगे। वे भी धीमे स्वर में बात करने लगे। गांधी जी बिल्कुल धीरे धीरे बात करते थे और करने लगे और रावलपिंडी में बीते दिनों का याद करने लगे। और रावलपिंडी में एक साथ गुजराए हैं, एक साथ रहे हैं, घूमे फिरे हैं, तो वो याद आने लगे उसके धीरे धीरे महात्मा गांधी जी की। शीघ्र ही सब आश्रम में चले गए, और शीघ्र ही याद रखिएगा महात्मा गांधी के साथ साथ सब आश्रम में चले गए। यह लेखक का गांधी जी के साथ घूमने का पहला अनुभव था जो कि स्मरण रखने का योग्य था। इस तरह से आपको लिखना आएगा। 3 मार्क्स का आएगा तो आपको 3, 4, 5 पॉइंट लिख देना है। अगर 5 मार्क्स का आएगा मेरे भाई तो आपको 5 क्वेश्चन का 5 पॉइंट, आपका जितना पॉइंट लिखा हूं मुझे, जितना पॉइंट आपको दिख रहा है उसी तरह से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आंखें बंद रखने, गलत लिखा हुआ, आंखें बंद रखने और आंखें खोल कर देखने का क्या परिणाम है। आंखें को मैं बंद रखूं और आंखें को मैं खोल दूं, इससे क्या परिणाम है, इससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है, समझिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में 2 या 3 मार्क्स के पेपर में छपेगी। आंखें बंद करने से काम पहले की तुलना में अधिक होती है। हम लोग बोलते हैं जब आंखें बंद हो जाएगी तो काम कैसे करेंगे, लेकिन नहीं, लेखक कहता है कि अगर हम आंख को बंद करके काम करेंगे तो काम पहले की तुलना में ज्यादा होगी, काम पहले की तुलना में ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग किसी तरफ नजर नहीं भटकेगा। और आंख खोलकर अगर काम करेंगे तो कभी उसको ताक रहे, कभी उसको देख रहे, कभी खैनी पीट रहे। ठीक है, इस तरह से हम काम सही से नहीं कर पाते हैं। आंखें बंद करने से काम करने की तुलना में अधिक व अच्छा होने लगा, उत्पादन बढ़ गया। आंखें खोलने से लोग एक दूसरे को ना देख सके, अपितु उनके समझ राजा खड़ा था। राजा को पता चल गया कि जनता ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वे दंड के अधिकारी हो गए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 या 3 मार्क्स का आएगा। झांसे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। झांसे के साझे ने, देखिए जो एक किसान था ना, फल उगाता था, एक किसान था फल उगाते थे। तो किसान जो थे मेरे भाई, समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। किसान जो है वो रात को घर आ जाते थे और जंगली जानवर जाकर इस फल को खा लेते थे। तो किसान के मन में एक डाउट आया, मेरे भाई मेरे खेत को रक्षा कौन करेगी, मेरे खेत को जो फसल है उसको सुरक्षित कौन प्रदान करेगा। तो उन्होंने एक फ्रेंड बनाया, किसका, हाथी का फ्रेंड बनाया। उन्होंने हाथी को बता दिया कि रात भर में अगर कोई जंगली जानवर आएगा हमारे खेत में तो आप देखिएगा, आपको भी आधा हिस्सा हम देंगे। कौन कह रहा था, लेखक कह रहा था। तो समझिएगा,
साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसानों को बताया कि उसके साथ साझे की खेती करने से हाई लाभ होगा। आपका हाथी कह रही है कि अगर हमारे साथ साझे पार्टनरशिप में अगर खेती फसल उगाएंगे तो आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट होगी, नहीं तो पूरे जंगली जानवर सब खा जाएंगे आपका फसल को। कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेत की अच्छी रखवाली हो जाएगी। और हम अगर खेत में बैठे रहेंगे तो मेरे बॉडी देखकर वो लोग छोटे छोटे जानवर जो है नहीं आएंगे और आपकी फसल खाने से बच जाएगी और इस तरह से आपका फसल में ग्रोथ होगी, उपजाऊ ज्यादा होगा और अब इस तरह से हम लोग दोनों में डिवाइड कर लेंगे। इसके प्रतीकार्थ में कहा जा सकता है कि आम आदमी किसी राजनीतिक नेता से दोस्ती कर लेता है। इसके प्रति इसी तरह अगर मैं कहूं कि अगर कोई आम आदमी किसी राजनीतिक नेता के साथ अगर दोस्ती कर लेता है, मान के चलिए मैं दोस्ती कर लेता हूं राहुल गांधी के साथ या मैं मोदी के साथ मान लेते हैं कि मैं दोस्ती कर लेता हूं, तो जब मैं मोदी के साथ दोस्ती कर लूंगा तो मेरे जो अंदर में छोटे मोटे जो लोग होंगे ना वो हमारा गुलाम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा क्या हूं, करीबी इंसान हूं। किसका? मोदी जी का। तो इस तरह से वो कह रहे थे कि अगर मान के चलिए कि मान लेते मैं जंगल का शेर हूं, ये जंगल का मैं पूरा जंगल में तो पूरे जानवर है, लेकिन उस जानवर में से अगर मैं सभी जानवर को कह दूं कि आप हमारे गुलाम रहिएगा तो वो सारा इंसान हमारी ही बात को सुनेंगे। ठीक उसी तरह से हो रहा है कि इसके प्रतीक अर्थ में कहा जा सकता है कि आम आदमी किसी राजनीतिक नेता से दोस्ती कर लेता है तो साधारण जनता पर उसका दबदबा बना रहता है और वह शान से भी जीते हैं। जैसे देखते हैं गांव देहात में अगर किसी का जिला परिषद के साथ अगर अटैच है तो देखिएगा वो पूरा एकदम अकड़ के चलेगा, लग रहा है कि वही जिला परिषद का बाप है, दिखता है या नहीं? ठीक उसी तरह से कर रहा है और उस तरह से आम जनता पर वह शोषण करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है तो बताइएगा, फिर अगला क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर, सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है कि आमझर से आप क्या समझते हैं? आमझर से आप क्या समझते हैं? आमझर के गांव में सुनापन क्यों है? आमझर से आप क्या समझते हैं? आमझर के गांव में सुनापन क्यों है मेरे भाई? आमझर के गांव में सुनापन क्यों है? आमझर सिंगरौली के एक गांव का नाम है। आमझर जो है सिंगरौली का एक गांव का नाम है। क्या है मेरे भाई? आमझर जो है सिंगरौली के एक गांव का नाम है। मेरे बात को समझिएगा, आमझर सिंगरौली के गांव का नाम है। आमझर से अभिप्राय आम के पेड़ों से घिरा गांव। आमझर का अभिप्राय क्या होता है? आमझर का अर्थ होता है क्या कि आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव जहां आम झड़ते हैं। पॉइंट 2 में कहा गया कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि आमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनके अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। जब से यह सरकार का घोषणा हुई है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि जब से सरकार की घोषणा हुई कि आमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से ना जाने कैसे यहां आम के पेड़ खो गए हैं। अब आम के पेड़ कह रहा है, आम के पेड़ के भगवान ने मुंह नहीं दिया, लेकिन वो कह रहा है कि जब मेरे यहाँ मेरा फल को खाने वाला व्यक्ति ही ना रहेंगे तो मैं आम फला कर मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं आम नहीं फलाता हूं। समझ में आ रहा है? यह है सर हम लोग का आमझर की कहानी। आमझर की कहानी के माध्यम से और मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बस पैसेंस बना कर रखिए। सूरदास की झोपड़ी में लगी आग के दृश्य का वर्णन करें। सूरदास की झोपड़ी में आग लग गया, आप सभी को पता है। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी में आग लगने के बाद कुछ लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाने के बाद, याद रखिएगा, सूरदास की झोपड़ी में आग लगने के बाद कुछ लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ आग कहकर शोर मचा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे आग लग गया, आग लग गया। कुछ लोग इस तरह से कह रहे थे। समझ में आ रहा है? और कुछ लोग जो है क्या कर रहे थे, आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। अरे मेरे भाई पानी लाओ और दूसरा कुछ लाओ, पत्थर लाओ, ताकि उसकी झोपड़ी में लगे हुए आग को हम लोग बचा सके। अब क्या हो सके कि तो कुछ निराश पूर्वक चुपचाप खड़े थे और कुछ लोग देखते, अरे सूरदास का झोपड़ी जल गया, अरे आप कैसे रहेंगे, इसका पटवा ये तो जितना कमाते सब इसी में था। कुछ लोग निराश हो गए थे, झोपड़ी को देख रहे थे। सूरदास भी दौड़ते दौड़ते आते हैं और सभी उनसे आग लगने का कारण पूछते हैं। और सभी के सभी लोग पूछते हैं, सूरदास आपकी झोपड़ी में आग कैसा लगा, कैसे लग गया आपके झोपड़ी पे आग? तो कहता है क्या, समझेगा, कहता है कि साथ ही एक दूसरे पर झोपड़ी जलने का शक भी करते हैं और साथ ही साथ सूरदास जब आए तो एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे, कहीं ये लोग तो मेरे झोपड़ी पे आग नहीं लगा दिया है। देखते ही झोपड़ी जलकर राख का ढोर बन जाती है और देखते ही देखते झोपड़ी पूरी तरह से जल जाती है और पूरी तरह से राख बन जाती है। और कहता है कि लोग सूरदास के दिलासा देकर घर चले जाते हैं और लोग जो है सूरदास को दिलासा देते हैं
वो कहते हैं मेरे भाई सूरदास और बना लेंगे, एक बार नहीं बना, टेंशन नहीं लेना, एक और बना लेंगे, इसको जाने दो। सूरदास क्या कर रहे थे कि उस राख को बटोर रहे थे और उसका मन ये था कि झोपड़ी जल गया तो कुछ नहीं, उसका मन था कि मेरे बटवा, मेरे जो कमाई थी 50 रुपये उस बटवा में मेरा था, जो हमारी जिंदगी की कमाई थी, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा निराश पूर्वक हो गए थे। ये था सर हम लोगों का क्वेश्चन ऐसे कि सेला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। जो सेला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी लिखी। मेरे भाई जो 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी ना, उसको आपको ध्यान से देखना है। जो 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। खास करके पत्र लेखन किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, जन संचार किसे कहते हैं, और निबंध लेखन कौन सी आएगी, पत्र लेखन में कौन सा आएगा। तो पत्र लेखन का पहला टॉपिक मैं बताया हूं, पत्र लेखन का पहला टॉपिक यहां पे जाइए और जल्दी से देखिए आप लोग पत्र लेखन का पहला टॉपिक को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। और महातांडव जो 2 क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, एक क्लास यहां पे है आप लोगों का और एक क्लास यहां पे, तो दोनों क्लास को एकदम अच्छी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव को कंठस्थ करना चाहते मेरे भाई, तो इस दोनों को अच्छी तरह से देखिएगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 को अच्छी ढंग से देख लेना है, ठीक है। और एक क्लास आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वो हो गया आप लोगों का, किसका क्लास होगा तो मैं बता दूं आप लोगों को, वो क्लास हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में जो आप लोगों का पूछा जाता है ना ग्रामेटिकल सेक्शन से, व्याकरण सेक्शन से, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर अलंकार। तो अलंकार का एक क्वेश्चन मैं बताया हूं जो मरते दम तक आप लोग नहीं भूलेंगे। तो अलंकार का भी क्वेश्चन को आप लोगों को यूं ही छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आए मेरे भाई, जैसे इंग्लिश का पेपर जैसे हुआ है, जैसे हिंदी का पेपर, आने वाला जितना भी पेपर है वो पेपर जैसे ऐसा ना जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपना मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी है, समझिएगा। खेत का निर्माण, भूप सिंह का घर, खेत, माँ बाप सभी भूस्खलन में दबकर मर गए। कौन कौन मर गया समझिएगा। खेत का निर्माण, भूप सिंह का घर, खेत का मतलब भूप सिंह का जो खेत था, भूप सिंह का जो घर था, खेत, माँ बाप सभी भूस्खलन में दबकर मर गए। तब भूप सिंह ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर अपना घर बनाया। उन्होंने देखा मेरे पूरा घर सफाचट हो गया, मेरा घर जल गया, मेरा खेत जल गया, मेरा माँ बाप जल गया, मेरा सब कुछ भूस्खलन से। भूस्खलन कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहाड़ पर अपना घर बना लिया। आप सोचा कि नहीं अब मैं धरती पे घर बनाऊंगा, हो सके कि और भूस्खलन होगी और हम भी मर जाऊं। उन्होंने सोचा नहीं मैं पहाड़ के ऊपर, चलो बुद्धि लगाया कि चलो हम पहाड़ के ऊपर घर बनाते हैं। निश्चय किया, वह सेला नामक लड़की से विवाह किया और वो सेला नामक लड़की से विवाह किया। उन सेला से कहा, ए सेला देखो मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, आप हमसे शादी करना चाहते हैं? सेला ने कहा बिल्कुल। तो सेला के साथ उनकी शादी भी हो गई। शादी करके उस पर अपने साथ ले आया। दोनों ने मिलकर मलबा तथा पत्थर हटाए और खेतों का निर्माण किया। पत्थर हटाए, जिस तरह से मलबा दब गई थी पूरी तरह से पत्थरों को हटाए और खेत का निर्माण किया। खेतों में बर्फ ना जम जाए इसलिए उन्हें ढालादार बनाया और खेत में बर्फ ना जम जाए इसलिए खेतों को इस तरह से ढालेदार बनाया, ठीक है, ताकि बर्फ अगर रहेगी तो पिघल कर यहाँ से चली जाएगी। आगे कहते हैं कि पानी का प्रबंध, खेत बनाने के बाद खेती के लिए पानी की आवश्यकता थी। अब अगर मान लेते हैं हमको खेती करना है तो खेतों तक, फसल पे पानी देने के लिए खेतों तक पानी पहुंचाना होगा। इन लोगों ने ठान लिया कि पानी का व्यवस्था हम लोगों को करना पड़ेगा। वे दोनों मिलकर खेज करने लगे और एक दिन उन्हें एक झरना मिल गया। उन्होंने दोनों खोजने लगे, उन दोनों ने खोजने लगे और खोजते 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 पानी में से एक झरना मिल गया। क्या मिल गया? एक झरना मिल गया। झरना दूसरी तरफ गिर रहा था। जो झरना है, मान लेते कि पानी चाहिए था उनको इस तरफ से, पर झरना बह रहा था मान लेते इस तरह से। तो झरना बिल्कुल दूसरी तरफ गिर रहा था। दोनों ने बड़ी मेहनत से उसे अपने खेत की ओर मोड़ लिया और दोनों ने कहा कि अगर इस झरने के पानी को मैं अपने खेत की तरफ में मोड़ लूं तो हो सके हमारी फसल अच्छी तरह से, मैं फसलों को पानी दे सकूं। इस प्रकार अपनी मेहनत से सेला और भूप ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी। कितना स्टोरी कितना मजेदार है। सोचिए इसका माँ बाप सब खत्म हो चुका है, भूस्खलन कुछ भी हो सकता है, भूकंप मान लेते भूकंप आया, पूरा घर द्वार सब खत्म हो चुका है। तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं अपने पहाड़ पे जाके घर बनाऊंगा ताकि वहां पे कोई हमसे छीन ना सके, वहां पे कोई भूस्खलन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, ये था सर स्टोरी। अगला देखते, फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा भी देते हैं। कैसे? फूल केवल गुलाब का फूल, कोई भी फूल हो, सिर्फ गंध ही नहीं देता बल्कि दवा भी देते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखना, जिस तरह से मैं लिखा हूं। फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा का भी काम करते हैं। लेखक के गांव में अनेक लोगों का उपचार फूलों के द्वारा
फूलों के द्वारा होता है। जो लेखक है इस पार्ट टॉपिक का, इस टॉपिक में बताया गया कि अनेक रोगों का जो इलाज है ना फूलों के द्वारा भी किए जाते हैं। फूल सिर्फ गंध नहीं देता, फूल दवा के भी रूप में काम करते हैं। उनमें से निम्नलिखित का वर्णन लेखक ने पाठ में क्या है, क्या क्या वर्णन किया था मेरे भाई, समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गांव देहात में अगर आप में भी कोई ऐसा होंगे स्टूडेंट्स जो गांव देहात में होंगे आप लोग, तो गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि की संबंध जोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि नीम के फूलों और पत्ते चेचक के रोगी के लिए काम आते हैं। अगर मान लेते किसी का चिकन पॉक्स हो गया, बोलते हैं ना हम लोग, तो चिकन पॉक्स हम लोग बोलते हैं निमोनिया अगर कुछ भी हो, तो चिकन पॉक्स जब भी होती है नीम के फूलों और पत्ते चेचक के रोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखते हैं ना किसी का चेचक हो जाती है तो पूरे खटिया पे उसको नीम का पत्ता रख देते हैं, है ना। बैर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। बैर के फूलों का अगर हम लोग सूंघेंगे तो जो ततैया हम लोग को काटते हैं ना उसका डंक जो है झड़ जाते हैं। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों में दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, और आम का जो फूल होती है अनेक प्रकार के दवा के रूप में भी हम लोग उनका प्रयोग करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जल्दी से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस बिंदास होकर पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपने खाओ उजाड़ो जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस घोषणा पर अपनी टिप्पणी लिखे। मैं एक बात बता दूं, आज जो हमारे वातावरण दिन प्रतिदिन गर्म हो रही है ना, इसका सबसे बड़ा कारक कोई यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महादेश है, और एक देश के नाम अगर पूछे तो वह अमेरिका है। लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका कंट्री ये दोनों बात नहीं मानते कि हमारे वजह से यह वातावरण गर्म हो रही है। गर्म तो पूरी दुनिया की वजह से हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर फैक्ट्रियां है तो यूरोप और अमेरिका में कंट्री में, ठीक है। समझिएगा सर, अमेरिका उपभोक्ता संस्कृति में विश्व का अग्रणी देश है। स्पष्ट है कि अधिक उपभोग के लिए नन्ना प्रकार के वस्तुओं का सीमांती उत्पादन होना चाहिए। इनका उत्पादन कल कारखानों में होता है जिनमें अत्यंत विषैली गैसों का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस निकलती है। यह गैस वातावरण को गर्म कर रही है। देखिए कोई भी सामान को अगर उत्पादन करेंगे उसके लिए फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री को बसाएंगे पेड़ों को काटना पड़ेगा। फैक्ट्री को बसाएंगे तो उस फैक्ट्री से चिमनी निकलेगी, चिमनी से निकलते हुए धुआं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है इस दुनिया पे, तो कोई कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होती है मेरे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो धुआं गैसें निकलती है वह वातावरण को हम लोग को गर्म करती है। इससे दुनिया प्रभावित हो रही है और इससे दिन प्रतिदिन दुनिया प्रभावित हो रही है। उपभोक्तावादी अवशिष्ट के कारण भी पर्यावरण में असंतुलन आया है। दुनिया में अभी पर्यावरण का जो संकट सामने मुंह बाएं खड़ा है उनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका और यूरोप देश की है। मैंने अभी जस्ट बताया, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी का है तो अमेरिका और यूरोप देश की है। किंतु अमेरिका अपने उपभोग के तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कहता है, सब देश कह रहे हैं कि आप दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि नहीं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे कहता है वह पर्यावरण संकट के प्रति गंभीर नहीं है, वह अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहा है। अमेरिका यह नहीं समझ पा रहा है कि पर्यावरण का बढ़ता और गहरता संकट एक दिन उसे भी ले डूबेगी या तो ले लीला जाएगी। मतलब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रदूषण हो रही है सिर्फ दुनिया वाले को हो रही है, बल्कि हमें भी हो रहा है, और एक दिन हमें ये पर्यावरण के प्रदूषण जो हम लोग कर रहे हैं एक दिन हमें भी ले डूबेगी। समझ में आ रहा होगा? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे भाई? जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अच्छी रिपोर्ट। अब आते हैं सर एक अच्छी रिपोर्ट फीचर लेखन के बारे में। तो वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहता मेरे भाई, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हैशटैग नंबर 2। तो वेट कीजिए आप लोग हैशटैग नंबर 2। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंटिन्यू रखिए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ पत्र लेखन, निबंध लेखन और आपका रिपोर्ट लेखन, जनसंचार वगैरह को नहीं छोड़ना है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, संप्रेषण का जो 5 मार्क्स का आएगा ना, आप लोग मजाक ले लेते हैं जी, ये तो सबसे बड़ी गलती होता है। संप्रेषण का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, इसको भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।